नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। आज का डेट है 29 नवंबर 2023 एंड करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला न्यूज़ असम ट्रिब्यून का। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग INS इम्फॉल के बारे में। रिसेंटली ये न्यूज़ लिया था क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अनवील किया है इस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जिसका नाम है INS इम्फॉल, इसके स्टेल्थ को। तो बेसिकली हम लोग देखो क्यों न्यूज़ में था, दैट इज़ नॉट आर इम्पॉर्टेंट, बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव इज़ INS इम्फॉल। ना क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यस कहीं ना कहीं देखिएगा ये ट्रिब्यूट है एक नॉर्थ ईस्ट के लिए तो है ही, बट साथ ही साथ मणिपुर का जो इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस इन ओवरऑल मिलिट्री है, ये भी एक कहीं ना कहीं डायरेक्टली ये दर्शाता है। यस, इन्फॉल इंडियाज़ थर्ड इंडिजिनस स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर। इंडिजिनस मतलब जब भी मैं इंडिजिनस बोलता हूँ इसका मतलब समझ लीजिए इंडिया में खुद का बना हुआ ये डिस्ट्रॉयर है, जो कि अंडर प्रोजेक्ट 15B के क्लास के अंडर में कंस्ट्रक्ट किया गया, जो कि हम लोगों ने बहुत बार इसके बारे में डिस्कस भी किया है। नाउ ये बनने का फ़ायदा क्या हुआ इंडियन नेवी को? यस, इंडियन नेवी की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ है, कल को अगर इंडिया का किसी के साथ नवल डिस्प्यूट हुआ तो उस सेक्टर में अनडाउटेडली, क्योंकि हमारा आर्म और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, हमारे पास और भी ज़्यादा डिस्ट्रॉयर्स हैं, तो यस वी आर रिस्पेक्टिवली मोर पावरफुल देन आवर दुश्मन या फिर काउंटर पार्ट, राइट। नाउ ये जो है ना INS, ये है थर्ड शिप ऑफ विशाखापत्तनम क्लास। देखो बेसिकली इंडियन नेवीज़ में जो वेरियस डिस्ट्रॉयर्स बनते हैं ना, तो वो अलग अलग क्लासेस के डिस्ट्रॉयर, एक होता है कोलकाता क्लास वर्जन, एक है विशाखापत्तनम क्लास वर्जन, राइट। नाउ कोलकाता क्लास से विशाखापत्तनम क्लास क्यों बेटर है? क्योंकि विशाखापत्तनम में अगर देख लीजिएगा कुछ इम्प्रूव्ड वर्जन्स हम लोग यूज़ करते हैं ऑफ वेरियस आस्पेक्ट, और ये सब कुछ टेक्निकल आस्पेक्ट्स है, प्रोबेबली ये आपको भी नहीं समझ में आएगा शायद, जैसे फ्लैश डेक, इंफ्रारेड सिग्नेचर रेडिएशन सिस्टम, अकाउस्टिक सिग्नेचर रिडक्शन सिस्टम, ये सब कुछ इम्प्रूव्ड वर्जन्स है इन विशाखापत्तनम क्लास, जो क्या हमें कोलकाता क्लास में नहीं मिलता है। और ये जो INS इम्फॉल बना है ये भी विशाखापत्तनम क्लास का ही एक शिप है। नाउ ये शिप कहा जा रहा है दैट बहुत सारे जो भी मरीन वॉरफेयर मतलब जो मरीन रीजन्स में अगर जो वॉरफेयर होता है फ्यूचर में, लड़ाई झगड़े या इस टाइप के, राइट, सो उसमें वैरायटी ऑफ टास्क प्ले किया जा सकता है INS इम्फॉल के द्वारा, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो है ना आप अटैच कर सकते हो सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल, यही नहीं जो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो कि बराक मिसाइल्स होती हैं, वो भी इसमें आराम से आप फिट इन कर सकते हो। यही नहीं, इसमें अगर देख लीजिएगा अंडर सी वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसको हम फिट कर सकते हैं विद टॉर्पीडो लॉन्चर्स। जी हाँ, टॉर्पीडोज क्या होती है? जैसे सबमरीन्स होती है ना, सबमरीन्स वैसे वेसल्स है जो क्या आपके ओशन के सरफेस के भीतर में ट्रैवल करती है, राइट। तो कोई सोचो दुश्मन का सबमरीन आ रहा है, तो सबमरीन को कैसे उड़ाओगे भाई? क्या आप ब्रह्मोस मिसाइल से सबमरीन को उड़ाओगे? नहीं, राइट। सो उसके लिए जो सबमरीन को उड़ाने के लिए इस टाइप के, या फिर सबमरीन के थ्रू अगर आपको कोई दूसरे दुश्मन देश के शिप को अगर उड़ाना है, तो उसके लिए हम लोग टॉर्पीडोज करते हैं। तो यस, टॉर्पीडो लॉन्चर देख लीजिएगा, रॉकेट लॉन्चर, सब कुछ इसमें हमें फिट किया हुआ दिखता है, राइट। एंड इट इज़ मोर वर्सेटाइल दैन द प्रीवियस क्लास डिस्ट्रॉयर या फिर फ्रिगेट्स, जो कि हमारे अभी तक नवल इन्वेंटरीज में था। तो अनडाउटेडली क्योंकि INS इम्फॉल नेवी के इसमें बेरे में ऐड हो रहा है, तो यस हमारी नवल पावर में जो है और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन, और भी ज़्यादा मसल पावर हमें देखने को मिल रहा है। और अनडाउटेडली ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी बन रहा है INS इम्फॉल आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। क्यों? क्योंकि इम्फॉल, मणिपुर, इम्फॉल है ना, सो अनडाउटेडली दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज गो थ्रू इट। आई वुड लाइक टू ऐड 5 स्टार इनटू दिस करंट अफेयर, राइट। ओके, एनीवेज नेक्स्ट द हिंदू का ये न्यूज़ है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए। ना स्पेशल कैटेगरी स्टेटस कुछ हमारे स्टेट्स हैं इंडिया में जिनको मिला हुआ है, जिसमें आसाम भी आता है। यस, अच्छा आसाम तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में है, बट बिहार जो है ना वो डिमांड कर रही है। तो सवाल होता है ये स्पेशल स्टेटस कैटेगरी स्टेटस किन किन स्टेट्स को दिया जाता है, और ये किन किन स्टेट्स को नहीं दिया गया, और जिनको नहीं दिया गया वो डिमांड क्यों कर रही है, समझ लो। एक समझना, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है दैट। एक तो हम समझेंगे दैट इसका फ़ायदा क्या है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का, ये किन किन स्टेट्स को दिया गया है, कौन कौन स्टेट्स को नहीं दिया गया, और ये जिनको नहीं दिया गया वो डिमांड क्यों कर रही है, समझ लो।
एनीवेज, न्यूज़ क्यों था? क्योंकि रिसेंटली चीफ मिनिस्टर बिहार के जो है श्री नीतीश कुमार जी, उनके कैबिनेट ने पास किया था एक रेजोल्यूशन जिसके तहत स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मांगा जाएगा बिहार के लिए, राइट। क्योंकि रिसेंटली आपको पता ही है बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे जो है 2022 किया गया है और उसमें एक सिग्निफिकेंट हमें पॉवर्टी देखने को मिला, राइट। और इस पॉवर्टी से लड़ने के लिए यस, अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का स्टेटस दिया जाए तो यस काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। सो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है क्या? नाम ही से पता चल रहा है कुछ स्पेशल है, तो यस, इसमें एक स्पेशल रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया जाता है कुछ कुछ रीजन्स को। नाउ रीजन्स के द्वारा यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कुछ कुछ स्टेट्स को, जिससे वो स्टेट्स में जो बैकवर्डनेस एग्जिस्ट करता है वो स्टेट ज़्यादा बेटर हो सके, वो अपने लोगों को ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सके। तो अनडाउटेडली ये क्लासिफिकेशन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, जिससे उन स्टेट्स में डेवलपमेंट को असिस्ट किया जा सके। और ये वैसे स्टेट्स अगेन एंड अगेन जो क्या जोग्राफिकली थोड़ा थोड़ा वर्स्ट ऑफ पोजीशन में है और साथ ही साथ सोशल इकोनॉमिक पैरामीटर्स भी अगर देख लीजिए लोगे तो भी रिस्पेक्टिवली काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट है इसमें, राइट। नाउ काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट इसका मतलब क्या? बिहार के आसाम से बेटर है? आसाम को मिला हुआ है बट बिहार को नहीं। पर देखो यहाँ पे क्या है ना, दैट सिर्फ और सिर्फ सब समय सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस ही नहीं देखे जाते, कभी कभी जोग्राफिकल डिसएडवांटेजेस भी देखा जाता है। और अगर पूरा नॉर्थ ईस्ट ले लीजिएगा, यस, जोग्राफिकली इट इज़ एन रिस्पेक्टिवली मोर डिसएडवांटेजेस सेक्शन। आप खुद सोचो ना दैट अगर आसाम या फिर अगर मणिपुर या फिर अगर कोई भी मेघालय से अगर स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया तो अब क्या होगा ना, फंडिंग कम आएगी। यहाँ पे फंडिंग कम आएगी तो ये रीजन्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं कर रहा है। और देखो इंडिया को अगर बचाना है, राइट, इंडिया अगर देखोगे बहुत बड़ा है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है इधर वाले इंडिया से थोड़ा सेपरेट है फ्रॉम चिकन स्नैक कॉरिडोर। और चिकन स्नैक कॉरिडोर इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया और इस इंपॉर्टेंट एरिया को यस बचाना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एज वेल। सो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इन जनरल इंडिया में ये लाया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इस कॉन्सेप्ट को 1969 में, क्योंकि तब के फिफ्थ जो फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया था उनमें ये रिकमेंडेशन दिया गया था। नाउ स्टेटस को पहली बार जो अकॉर्ड किया गया था वो जम्मू कश्मीर के लिए, उसके बाद असम, देन कम्स नागालैंड इन 1969। यही नहीं, अगर आप आप 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिएगा, उसमें आर्टिकल 371 है जो क्या ऐसे 12 स्टेट्स हैं जिनको ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रोवाइड करता है, जिसमें आता है महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्रा, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा एंड कर्नाटक। जिसमें तेलंगाना अगर देख लीजिएगा ये वन ऑफ द मोस्ट न्यूएस्ट स्टेट है इंडिया में जिसको ये स्टेटस अकॉर्ड किया गया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दैट यस आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जुदा हुई थी रफली अराउंड 2014 में, राइट। तो उसके बाद ये स्टेटस तेलंगाना को दिया गया था। नाउ सवाल होता है कोई भी स्टेट को अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दिया जाए तो उसके क्या क्या ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं भाई? देखो, या तो वो रीजन हिली या फिर डिफ़िकल्ट टेरेन में हो और वहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम है, या फिर वहाँ पर साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन है, या फिर वहाँ पर वो स्ट्रैटेजिकली लोकेशन है इंटरनेशनल बॉर्डर, या फिर वो वहाँ की जो इकोनॉमिक या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है, या फिर स्टेट फाइनेंस जो है वहाँ पर नॉन वायबल है। तो अगर बिहार में देख लीजिएगा यस ट्राइबल पॉपुलेशन भी है, राइट। कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बॉर्डर अगर देख लीजिएगा यस नेपाल है, तो नेपाल इज़ नॉट दैट रिस्कियर, बट यस कहीं ना कहीं इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस अगर देख लीजिएगा यस ये बिहार में बहुत ज़्यादा है। तो इसी के संदर्भ में बिहार की गवर्नमेंट भी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड कर रही है दैट प्लीज़ हमें भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए। नाउ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, नाउ देखो दो स्टेटस होते हैं, एक होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस और एक होता है स्पेशल स्टेटस। स्पेशल स्टेटस और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बीच का बेसिक जो डिफरेंट है वो है ग्रांटिंग अथॉरिटी। कौन है स्पेशल स्टेटस का? वो देखो कोई एक्ट के थ्रू होता है। फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस मिला गया था 2019 से पहले इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल 370, वो क्या था? दैट वॉज अ काइंड ऑफ स्पेशल स्टेटस, राइट। बट जहाँ तक हम बात करें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का, तो वो तो हम लोग को पता ही है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा दिया जाता था, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी गवर्नमेंट की। और यस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अगर देख लीजिएगा अनडाउटेडली इट इज एंजॉयज अ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस।
एप्लीकेबिलिटी अगर बात करें, यस स्पेशल स्टेटस जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंडर आता है, बट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है ये एसेट कोई कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्क्राइन नहीं किया गया है ना, और ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस ही होती है। और यस इसी के लिए ये मांगा भी जा रहा है फोकस ऑन ऑफ एम्पावरमेंट, दैट इज बोला जा रहा है स्पेशल स्टेटस अगर देख लीजिएगा ये लेजिस्लेटिव एज वेल एज पॉलिटिकल राइट्स एम्पावरमेंट के लिए ऑफ कोर्स काम करता है, क्योंकि आर्टिकल 370 अगर देख लीजिएगा जब तक था तो वहाँ उनको कुछ स्पेशल पावर्स दिए गए थे ना उसीलिए। बट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में जहाँ तक बात करें तो बेसिकली जो ये डील करता है विद इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, मतलब इससे क्या होता है फीजल बेनिफिट उनको मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोच लो सेंट्रली दो टाइप के स्कीम्स होता है ना, एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, राइट। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब क्या, उसमें कुछ सेंटर पैसा देता है, स्टेट पैसा देता है, राइट। तो सोचो कोई स्कीम है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, तो उसमें अगर बिहार से फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट अगर 50% दे रही तो बिहार भी 50% देगी। बट वहीं पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आसाम के केस में देख लो तो उस टाइप के स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट 90% देगी और आसाम की गवर्नमेंट मात्र 10% देने से भी काम चल जाएगा। समझ लो बात। तो ये फायदा होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का, राइट। तो वही बोला गया सेंटर बेनिफिट्स के क्या है, सेंटर का सपोर्ट, यस वही बोला गया दैट गवर्नमेंट जो है ना वो फंडिंग अगर देख लीजिएगा जो रेगुलर स्टेट्स होती है वो ज़्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करती है, बट जो स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट्स होते हैं वो कम पैसे कंट्रीब्यूट करता है, राइट। इनफैक्ट बहुत समय क्या होता है दैट कोई भी स्कीम अगर है उसमें अगर सोचो कुछ पैसा है अनस्पेंड हो गया, खर्चा नहीं हुआ, सोचो उसका 1 लाख करोड़ का था, 1 लाख करोड़ में मात्र 90,000 करोड़ ही खर्चा हुआ, तो 10,000 करोड़ तो बच गया। तो वो 10,000 करोड़ जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के जो कंट्रीज है उसमें ये फॉरवर्ड हो जाएंगी, राइट। इनफैक्ट स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो है ये इंजॉय करती है सिग्निफिकेंट कंसेशंस, किसमें, ऑन एक्साइज, कस्टम ड्यूटीज़, इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेट टैक्स एज वेल, राइट। यही नहीं, अगर देख लीजिएगा रिकॉग्निशन जो है स्पेशल स्टेटस कैटेगरी स्टेट्स का ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करती है कुछ सर्टेन बैकवर्ड स्टेट्स को जिनका हिली टेरेन या फिर स्ट्रैटेजिकली इंटरनेशनल बॉर्डर में है या फिर इकोनॉमिकली या फिर इंफ्रास्ट्रक्चरली बैकवर्ड रीजन में है, देन यस इन दैट केस यस इट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल। इनफैक्ट अगर की ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिएगा अपना जाके स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का, वो है क्या, वो देखिए अनडाउटेडली अगर कोई भी रीजन में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए तो वहाँ के लोकल लोगों को ही तो अल्टीमेटली फ़ायदा होता है ना, क्योंकि लोकल लोगों से ही गवर्नमेंट बनती है और गवर्नमेंट जो है सारा पैसा लोकल लोगों के डेवलपमेंट के लिए खर्चा कर देती है, राइट। तो यस उनका फ़ायदा हुआ। यही नहीं, इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एज वेल। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रहता है। कल्चरल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल ऑफ द स्टेट्स आर ऑल्सो गेट इंटैक्ट, एंड इससे जो है एस्पिरेशंस जो होते हैं जो कि बैकवर्ड रीजन के लोगों का होता है वो भी काफ़ी हद तक मीटअप होता है, राइट। तो ये सब वेरियस बेनिफिट्स हैं जो कि हम लोगों ने देखा स्पेशल स्टेटस स्टेट्स का, राइट। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक फ्रॉग जो कि रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में डिस्कवर किया गया और ये नया स्पीशीज़ बोला जा रहा है। तो क्या इससे पहले क्या अरुणाचल प्रदेश या फिर इंडिया में ये स्पीशीज़ नहीं एग्जिस्ट कर रहा था? नहीं, इसका नाम है म्यूजिक फ्रॉग। नाउ ये जो है अभी तक इसका हैबिटेट माना जाता था दैट ये जापान, ताइवान, चाइना, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड इन रीजन्स में तो मिलता था बट इंडिया में नहीं दिखा था। बट दिस फॉर द फर्स्ट टाइम कंफर्मेशन जो क्या जिसमें हम लोगों ने इंडिया में इसका जो जीनस है ना उसका नाम है निदिराना जीनस, राइट। तो इस टाइप का हम लोग फ्रॉग्स को आइडेंटिफाई किया, राइट। और स्पेशलिटी क्या है इस फ्रॉग का, दैट ये जो है मतलब इनके वोकल्स होता है और दोनों मेल मेंबर्स एज वेल फीमेल मेंबर है ना, दोनों के वोकल्स होते हैं, है ना। वोकल्स मतलब क्या, वो जो करते नहीं है बारिशों के समय में टर 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 टर, उस टाइप का वोकल्स का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। Alright, so guys, as I said that there is a demand for ratification of labor convention. आपको तो पता है रिसेंटली टनल के जो कोलैप्स के बाद सारे जो लेबरर्स है उनको रेस्क्यू कर लिया गया फाइनली, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडिया, राइट। एनीवेज बट या दीज काइंड ऑफ फेलियर्स आर एट टाइम्स अ लेसन टू एस टू कल को अगर कोई भी लेबर कहीं पर काम कर रहा है, ठीक है, देखो ये इस टाइप के अब जानबूझ के तो नहीं यहाँ पे नहीं गिराया गया ना, बट हाँ कुछ क्या होता है ना दैट समटाइम्स इट दीज आर काइंड ऑफ एक्ट ऑफ गॉड्स एज वेल, ड्यू टू विच समटाइम्स इट कोलैप्सेस, राइट। बट
व्हाट इज़ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, क्या हमें लेबर्स जो क्या काम करते हैं इस टाइप के टनल्स में, है ना, तो क्या उनको बचाने के लिए कोई प्रॉपर कानून बने हुए हैं क्या नहीं, है ना। इसीलिए कहीं ना कहीं रिसेंटली अभी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस जो है ये गवर्नमेंट से अर्ज कर रही है दैट क्यों ना लेबर कन्वेंशन इसको हमारी देश भी रेटिफाई कर दे, राइट। तो देखो एक रिसेंटली रिपोर्ट भी था, उसमें क्या बतलाया गया था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ये रिपोर्ट था, इसने रिवील किया था दैट अराउंड 30 लाख वर्कर्स जो है ना ग्लोबली दे डाई एनुअली, मतलब दुनिया भर में जो है 30 लाख वर्कर्स जो है वो काम करते करते हर साल मर रहे हैं। और वो क्यों हो रहा है? ड्यू टू वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट्स, जैसे इस टाइप का एक्सीडेंट अभी जो देखा टनल का जो कोलैप्स हुआ था, या फिर वेरियस काइंड ऑफ वर्क रिलेटेड एस्पेक्ट करने के बाद जो है बहुत सारे डिजीजेस के कारण, राइट। सो ये हाईलाइट करता है दैट 79 आउट ऑफ 187 कंट्रीज ने ऑलरेडी रेटिफाई कर लिया है ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ये कन्वेंशन, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन, बट अभी तक इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है। तो क्या इसका मतलब क्या इंडिया में जो वर्कर्स का सेफ्टी है वो बिल्कुल नहीं इंश्योर किया जाता है under which thing, that is occupational safety hazard and working condition code of 2020, ठीक है, इसके अंडर किया जाता है। नाउ ILO कन्वेंशंस जो है पूरा इंडिया के द्वारा अभी भी रेटिफाई नहीं किया गया है। तो कौन से एस्पेक्ट्स है ऑलरेडी रेटिफाई किए गए हैं और कौन कौन से एस्पेक्ट्स है जो क्या नहीं किए गए, जिसके ऊपर में डिमांड एक्चुअली में हमें देखने को मिल रहा है। जो चीज़ें एस्पेक्ट्स रेटिफाई किए गए हैं वो है एबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन, इक्वल रिन्यूमरेशन कन्वेंशन फॉर वुमेन एज वेल एज मेल, राइट। नेक्स्ट इज आपका जाके मिनिमम एज कन्वेंशन, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशनल कन्वेंशन। बट कौन कौन से एस्पेक्ट्स है जिसको नहीं किया गया रेटिफाई इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा, वो है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन, राइट्स टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन, क्योंकि ये वही है यूनियन वाले कन्वेंशन है बेसिकली। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हज़ार्ड कन्वेंशन, मतलब देखो ऑफ कोर्स ये आपको याद नहीं रहेगा, है ना। इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट ये सब कुछ प्रोमोशनल फ्रेमवर्क फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन 2006 ये याद करना जाएगा। कौन याद करेगा भाई, किसी को नहीं याद रहता, राइट। बट हाँ आपको क्या याद रहना चाहिए दैट अभी भी ILO के रिलेटेड जो वर्किंग कन्वेंशन है वो अभी भी दैट इज़ नॉट बीइंग फुल्ली रेटिफाइड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, याद रहेगा। चलो तो इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे समाप्त करता हूँ, मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।